मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए हिस्ट्री पहला चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियाँ, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ वीडियो। क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो, क्वेश्चन है ठीक, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो की विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। तो पहले हमें जानना है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। तो हमें पहले जानना है कि मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। लेकिन आश्चर्य की बात है कि यहाँ एक भी कब्र का प्रमाण नहीं है। मतलब अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, लेकिन यहाँ एक भी कब्र का प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो हमें जानना है। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक, तो ये तो हमें पहले मोहनजोदाड़ो के बारे में 2 लाइन बता देना है कि मोहनजोदाड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। इसकी अनेक विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। इसकी पहली हेडिंग है नगर नियोजन। अब नगर नियोजन में जानना है कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित या नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के नगर एक व्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे। नगर बनाने से या बसाने से पहले एक बकायदे उसका योजना प्लान तैयार किया जाता, और उसी प्लान के तहत ये नगर बसाए जाते थे। तो नगर नियोजन में बताना है कि मोहनजोदाड़ो के नगर 2 भागों में बटे थे। मोहनजोदाड़ो के नगर 2 भागों में विभाजित थे या बटे थे। 2 विभागों में बटे थे। पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। दूसरा क्या है? निचला शहर। अब दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। दुर्ग क्या था? छोटा था लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। और निचला शहर जो काफ़ी बड़ा था और एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ऐसा माना जाता है लोगों का कि जो दुर्ग था, यहाँ पर शासक वर्ग या उच्च वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पर शासक वर्ग या उच्च वर्ग के लोग रहते थे। तो पहला पॉइंट बताना है कि मोहनजोदाड़ो का नगर 2 भागों में विभाजित था, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा हुआ था। निचला शहर जो काफ़ी बड़ा था और थोड़ा नीचे बसा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग में शासक वर्ग या उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और दुर्ग और निचला शहर ये दोनों चारों ओर से दीवारों से या किलों से घिरे होते थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि नालियों की व्यवस्था। दूसरी हेडिंग है नालियों की व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता, अभी हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, जहाँ ऐसा माना जाता है कि नालियाँ पक्की होती थी। नालियाँ पक्की होती थी प्लस ऊपर से ढकी होती थी। और जगह जगह मेन होल होते थे, जिससे कि नालियों की आसानी से अच्छे से सफाई की जा सके। और ये नालियाँ ग्रिड पद्धति से बनी थी। अर्थात ऐसा माना जाता है कि मकान बनाने से पहले नालियाँ बनी होती थी। ठीक है, नालियाँ सड़कों के दोनों किनारों पर बनी होती थी। नालियाँ सड़कों के दोनों किनारों पर बनी होती थी।
और इसके बाद इधर आवास बनाए जाते थे। ठीक, इसका मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में पहले नक्शा तैयार किया जाता था और उसमें सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ बनी होती थीं और नालियाँ बनने के बाद उसके बाद चारों तरफ उसके दोनों तरफ या उसके किनारे किनारे आवास बनाए जाते थे जिससे कि जल निकास की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की या मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली को अत्यंत विशिष्ट प्रकार या अत्यंत अनूठे प्रकार की व्यवस्था बताई है, अर्थात यहाँ वर्षा के समय भी जल इकट्ठा नहीं होता था, तो नालियों की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, पहला हो गया नगर नियोजन, दूसरा नालियों की व्यवस्था, तीसरा है विशाल स्नानागार। तीसरी हेडिंग क्या है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, तो हेडिंग है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। अब विशाल स्नानागार में जानना है कि हड़प्पा सभ्यता में, अर्थात अगर हमें यहाँ विशेषता मोहनजोदड़ो की भी बतानी है हड़प्पा सभ्यता की, तो दोनों में ही, लेकिन विशाल स्नानागार कहाँ पे थे? तो मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है जिसमें उत्तर और दक्षिण दिशा में पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। उत्तर और दक्षिण दिशा में पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक, संभवतः, अच्छा, तो उत्तर और दक्षिण में पक्की सीढ़ियाँ, यहाँ पे क्या बनी थी? पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसके पास ही कुआं बना होता था। इसके पास कुआं बना होता था जिससे स्वच्छ जल इसमें भरा जाता था और यहीं से एक नाली निकाली गई थी जिससे समय समय पर इसका गंदा जल निकाला जाता था। ऐसा माना जाता है कि सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो एक बार दोबारा सुनना है कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में पक्की सीढ़ियाँ होती थीं और इसके समीप एक कुआं होता था जिससे इसमें स्वच्छ जल भरा जाता था और इसी से एक नाली निकाली गई थी, समय समय पर इसका गंदा जल निकाला जाता था। और ऐसा मानना है कि इसका प्रयोग किसी धार्मिक त्यौहार या किसी धार्मिक पर्व के समय सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। इसके बाद अन्नागार। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? अन्नागार। अब अन्नागार, तो अन्नागार का मतलब है अनाज रखने का स्थान। मोहनजोदड़ो से अनेक अन्नागार के भी प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अनेक अन्नागार के प्रमाण मिले हैं और इन अन्नागारों में अन्नागार में अनाजों को एकत्रित या अनाजों का भंडारण किया जाता था। अनाजों का क्या किया जाता था? भंडारण। अर्थात इन अन्नागारों में अनाजों को ला करके रख दिया जाता था और विपरीत समय में या किसी ऐसे समय में जब कोई अकाल इत्यादि पड़ जाता हो तो इन अनाजों का प्रयोग आम जनता के लिए किया जाता था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला, अन्नागार का प्रमाण मिला, नगर नियोजन की व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था थी। और नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सड़कें। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सड़कें। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का जाल बहुत अधिक था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का जाल बहुत अधिक था। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कें पक्की होती थी और चौड़ी होती थी। तो हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का जाल बहुत अधिक था। सड़कें पक्की होती थीं, चौड़ी होती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो की अनेक विशेषताएं हैं। इससे मोहनजोदड़ो अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शवाधान प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की शवाधान प्रक्रिया। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की शवाधान प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किस प्रकार होता था, व्याख्या कीजिए।
तो हड़प्पा सभ्यता में शवाधान प्रक्रिया, ऐसा कुछ विचारकों का मानना है कि शवाधान प्रक्रिया 3 प्रकार की होती थी। शवाधान प्रक्रिया 3 प्रकार की होती थी और कुछ किताबों में शवाधान प्रक्रिया केवल 2 ही प्रकार की दिखा रखी है, लेकिन हमें तीनों जानना है। पहला क्या है? दाह संस्कार, दाह संस्कार। दूसरा है पूर्ण शवाधान, पूर्ण शवाधान। और तीसरा क्या है? आंशिक शवाधान, शवाधान। अब सबसे पहले हमें जानना है कि दाह संस्कार क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता में अभी मैंने बताया कि मोहनजोदाड़ो, जिसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, लेकिन वहाँ एक भी कब्र का प्रमाण नहीं मिला है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर मृतक लोगों को दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाता था। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोगों का दाह संस्कार किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोगों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? तो उनको जला करके किया जाता था। पूर्ण शवाधान, पूर्ण शवाधान में कहा जाता है कि मृत व्यक्ति को जमीन में दफनाकर, जमीन में दफनाकर, ठीक है, ज़मीन में दफनाकर उनका पूर्ण शवाधान किया जाता था। या ये कह सकते हैं कि गड्ढे खोदकर उसमें दफनाया जाता था। और कहा जाता है कि इस कब्र में अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के आभूषण, खाने पीने की कुछ चीज़ें भी रखी जाती थी। तो इसका लोगों का शायद ये भी मानना था कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि अगर आभूषण इत्यादि इनके साथ दफनाया जाएगा तो दोबारा जन्म होगा तो ये धन संपत्ति से युक्त होंगे। तो हमें जानना है पूर्ण शवाधान अर्थात इसके अंतर्गत मृत व्यक्ति को गड्ढा खोदकर या कब्र में दफनाया जाता था और उनके साथ अनेक प्रकार की आभूषण या खाने पीने की चीज़ें भी रखी जाती थी। इसके साथ साथ आंशिक शवाधान, कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि हड़प्पा सभ्यता में इन दोनों के अलावा एक तीसरे प्रकार का भी शवाधान होता था। इसके अंतर्गत मृत व्यक्ति को, इसके अंतर्गत मृत व्यक्ति को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। इसके अंतर्गत मृत व्यक्ति को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। जानवरों के उनके खाने के बाद जो कुछ हड्डियां इत्यादि बच जाती थी उन्हें इकट्ठा करके फिर उसे ज़मीन में दफनाया जाता था। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी परंपरा थी, शायद ऐसी मान्यता थी कि मरने के बाद भी ये लोग पशु पक्षी इत्यादि का क्या करते हैं? भला करते हैं। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की शवाधान प्रक्रिया 3 प्रकार की थी: पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब आप लोग ज़्यादा करो ताकि अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू।